नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबर के साथ। गुजरात के धानेरा विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। विकासनो पाटो होए अने इंजन पाछा डबल होए तो कहे बुझ पढ़े ने गतिशील गुजरात केवी गति पकड़ी छे। आप बधाने मारा जय श्री राम। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय श्रीमान नरोत्तम मिश्र जी, पाकिस्तान कभी कश्मीर मांगता था, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भीख। ये स्थिति कर दी मोदी जी ने। पूरे विश्व का नेता बनके आज वैश्विक नेता के पटल पर उभर के एक गुजरात का सपूत आया, गुजरात का लाल आया, जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम कर दिया। मित्रों, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनने एयर स्ट्राइक करी, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला आज विश्व के अंदर कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी। आज आम आदमी पार्टी, आज राहुल गांधी की पार्टी, ये किस मुंह से वोट मांगती है? ये राष्ट्र विरोधी लोग थे जो उनके सामने जाके राष्ट्र विरोधियों के सामने समर्पित हुए। जेएनयू में जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सबसे पहले मिलने राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे उसके रैया कुमार और उसकी टीम से, और उन्होंने कहा था कि ये कह रहे हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हमने कहा था हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये अलग स्पष्ट नीति हमारी है मेरे मित्रों, और इसलिए हमने चेता दिया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को वोट न चला जाए। मित्रों, अपना ये राष्ट्र विरोधी लोगों को हमारा मत नहीं चला जाए, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले देश में 3 ही पर्यटन स्थल थे। बोले ताजमहल चले जाओ, लाल किला चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, यही मुगलों की गुलामी के प्रतीक तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे। और मोदी जी के आने के बाद काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महंकाल भगवान का कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का कॉरिडोर, देश के अंदर जितने तीर्थ स्थान हैं, आज सारे के सारे तीर्थ स्थानों को मोदी जी ने जगमग कर दिया, जगमग। आज हमारी आस्था के केंद्र, हमारे विश्वास के केंद्र मोदी जी ने जगमग कर दिए मेरे मित्रों, मोदी जी ने जगजग कर दिए। मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे ईश्वर भाई के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये अभी लिखा था पोस्टर पे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अरे मित्रों, जो लोग बड़ी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो कहां से सरकार बनाएंगे? हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने नहीं चलने दी इनकी सरकार, इसलिए वोट खराब नहीं हो जाए चिंता करना। ये वोट विकास के नाम पर देना, उन मोदी जी के नाम पर देना। तो आपको मालूम होगा देश के अंदर चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में 25 साल लग गए थे, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आने में 28 साल लगे, मलेरिया की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, और कोरोना की वैक्सीन आने में कुल 8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। 8 महीने के अंदर आप सबको लगी कि नहीं लगी वैक्सीन? लग गई थी ना। अब एक वैक्सीन आपको भी लगानी है कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। 5 तारीख को ये वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल रहे। मेरे मित्रों, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर अकेला बनवाते, ऐसा नहीं, IIM बनवाते हैं, वो IITM बनवाते हैं, वो एम्स भी बनवाते हैं। अगर मोदी जी लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में गेहूं और राशन भिजवाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी भिजवाते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते हैं माननीय मोदी जी, तो 18,000 गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। मेरे मित्रों, अगर मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
बनवाते हैं तो मोदी जी हमारे यहां पर वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। मोदी जी अगर धारा 370 हटाते हैं तो कश्मीर के विस्थापितों की व्यवस्था भी करते हैं। मोदी जी अगर सीएए लेके आते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान के लोगों को विस्थापित करने की भी जरूरत को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं। और इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट मेरे मित्रों, काम के नाम पर वोट मेरे मित्रों, गुजरात के स्वाभिमान के नाम पर, गुजरात के सम्मान के नाम पर भगवान भाई को कमल का बटन दबा के आप सबको जिताना है, ये निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिसंबर की वो काली रात भोपाल गैस पीड़ितों को आज भी दर्द चौकट भटका रही है। अपनों के दर्द को नहीं भूली जनता। वो जो मंजर था भयानक था। लाशों के ढेर थे, सड़क पर लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। जी, मैं शमशुल हसन, प्रवक्ता मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी और गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चे का भोपाल का अध्यक्ष भी हूँ। और लगभग पिछले 38 वर्ष पहले जो भोपाल में भीषण त्रासदी जी गैस की हुई थी, जिसमें हज़ारों लोग वक्त से पहले काल के गाल में समा गए थे, लाखों लोग इंजर्ड हुए थे। आज भी वो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं गैस पीड़ित। आज भी अस्पतालों की चौखट पर और सरकार की चौखट पर दम तोड़ने को मजबूर है। इलाज के अभाव में, मुआवजे के अभाव में, कभी ठगने वाले लोग बीच में आ जाते हैं, उनको फार्म के नाम पे, इलाज के नाम पे आज भी ठगे जा रहे हैं गैस पीड़ित। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 38 वर्ष में ना तो गैस पीड़ितों को मुआवजा मिला है, ना ही उचित इलाज मिला है। आज भोपाल गैस पीड़ितों के पैसों से जो हॉस्पिटल्स बने थे, जिसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल था भोपाल मेमोरियल, उसके अधिकांश डिपार्टमेंट पूरे बंद पड़े हुए हैं। इलाज के लिए जाओ तो सोनोग्राफी भी होना है, कुछ जांच होना है तो प्राइवेट लिख देते हैं। जब हमारे पैसों से, गैस पीड़ितों के पैसे से हॉस्पिटल बने हैं, मशीनरियाँ हैं, तो फिर हमें बाहर इलाज के लिए क्यों भेजा जाता है? ये मेरा सवाल सरकार से है। दूसरा, ऐसा हॉस्पिटल और ऐसे लोग वहाँ जिम्मेदार जिनके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं। डायरेक्टर प्रभागा बैठी हुई हैं, कभी लंबा वक्त हो गया। गैस पीड़ितों को धुतकार के भगा देना, इलाज के लिए आए लोगों को भगा देना, एक तानाशाही का माहौल उस हॉस्पिटल में बना रखा है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, हमारे जो स्थानीय गैस राहत मंत्री है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस हॉस्पिटल को संपूर्ण तरीके से एम्स में मर्ज कर दिया जाए, जिससे कि गैस पीड़ितों के साथ इंसाफ हो, उनका इलाज सुचारू रूप से हो और अपनी जान के लाले नहीं पड़े, अपनी जान बचा सकें। क्योंकि पूरा भोपाल गैस पीड़ित घोषित है और बहुत बुरे हालात है गैस पीड़ितों के। मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि अविलंब गैस पीड़ितों को एक मुश्त मुआवजा देकर, सारे भोपाल में जो लोग गैस पीड़ितों को लूट रहे हैं उनके लिए ये दुकानें बंद की जाए, एक मुश्त मुआवजा देकर ख़त्म किया जाए, जिससे कि गैस पीड़ित अपना रोज़गार भी कर सके, इलाज भी करा सके। क्योंकि सांस की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, टीबी की बीमारी की वजह से भारी काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। अविलंब सरकार इस ओर ध्यान दे, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है। हर घर से एक दो भारी काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। अविलंब सरकार इस ओर ध्यान दे, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है। हर घर से एक दो मौतें कैंसर से बराबर हो रही हैं और मौतों का आंकड़ा गैस पीड़ितों का बढ़ता जाएगा, सरकार पे एक बोझ बनेगा। इसलिए सरकार को अविलंब ये फैसले कर गैस पीड़ितों के साथ इंसाफ करना चाहिए। इलाज मुफ्त होना चाहिए, जांचें हॉस्पिटल में ही हो, सारे डिपार्टमेंट जो बंद पड़े वो डिपार्टमेंट चालू हो। यही मेरा आपसे के चैनल के माध्यम से कहना था। लड़ाई लंबी है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन संघर्ष करते चले आ रहे हैं, आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे हम लोग। 3 तारीख को पूर्ण जयंती है, उस पर क्या आयोजन करते हैं? हम प्रत्येक वर्ष हम इतवारा चौराहे से एक गैस पीड़ितों का कोई एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं, जिसमें अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं और
आप सभी तमाम गैस पीड़ितों से ये गुजारिश है कि 3 तारीख को इतवारा चौराहे पर आकर गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। मेरे परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी। मैंने जो आंखों से मंज़र देखा है, मैं कागज़ पे आंख बंद करके नॉन स्टॉप लिखवा सकता हूँ। वो मंज़र, ऐसा मंज़र के जो जिस हाल में था, अगर औरत नंगी थी तो नंगी भगी चले आ रही है, बच्चा नंगा था तो नंगा भगा चले आ रहा है। सबको अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी, किसी को ये फ़िक्र नहीं थी कि हम कपड़े पहने कि नहीं पहने। स्थिति ये थी कि जब मैं वहाँ अंदर कार्बाइड के सामने मेरे नाना नानी का घर था, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने कई घरों में ऐसे देखा है, किसी बच्चे की मुंडी चूल्हे में फंसी हुई है, कोई पेट फूला हुआ है तो रोड पे पड़ा है। लाखों सड़कों पर लाशों का, बीमारों का अंबार मैंने इन आँखों से देखा है। वो मैं मंज़र कभी भूल नहीं सकता। याद आती है तो एक तकलीफ़ से दिल में एक टीस सी उठती है उस मंज़र को देख। अभी क्या बीमारी है उससे? गैस की वजह से आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं बच्चे, अपाहिज हो रहे हैं, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा जो गैस का जो मसला है, कैंसर के मरीज़ भोपाल में, मध्य प्रदेश में सर्वे है, कैंसर के टीबी के मरीज़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा हैं, जिनको इलाज, समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। सांस की बीमारी 1 नंबर पे, टीबी की, कैंसर की, ये सारे लक्षण इन गैस पीड़ितों में पाए जा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सरकार से जल्द इसको निराकरण के लिए, गैस पीड़ितों के इंसाफ के लिए आप भी गुहार लगाएं, जिससे कि गैस पीड़ितों को समुचित इलाज, मुआवजा और इलाज मिल सके। यही कहना था। जबलपुर में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर लक्ष्मी नारायण को 15,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़ने के बाद अन्य बिजली उपभोक्ताओं भी अब सामने आ रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान करने हेतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है वो भी अंकित किया गया है। अब आपके सामने मीटर नहीं लगेगा। जिस बिजली विभाग में सिर्फ और सिर्फ उन बातों का उल्लेख किया जाता है जो कंपनी के पक्ष की हो, आम उपभोक्ताओं की अगर पक्ष की बात हो या आम उपभोक्ताओं को अगर उनका अधिकार देना हो तो बिना रिश्वत के बिजली विभाग में वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। कल जिस तरीके से जेई पाटिल को रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है, ऐसे जबलपुर में अनेकों जेई, अनेकों एई, अनेकों डीई हैं जो ऐसे भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और बिजली विभाग को जो घाटे का धंधा बता रहे हैं, जो बिजली विभाग को बता रहे हैं कि हमारा लॉस में चलता है, इस करके हमको बिजली विभाग घाटे में जा रहा है और उसका खामियाजा मूलचंद की जेल से और यहाँ बैठे हुए किसान साथी उसको भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए रिश्वत लेते हुए अधिकारी पकड़ा गया। निश्चित तौर पर बिजली विभाग को जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला उससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आपके आंदोलन के तहत एक कार्रवाई हुई है। किस तरीके से देखते हैं आप और क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, बिजली विभाग आज मध्य प्रदेश में एक ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार असीमित है। उस विभाग से जुड़े हुए जो कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर शोषण इस कदर किया जाता है कि बिजली विभाग एक आतंकी के तौर पर समूचे मध्य प्रदेश में काम करता है। ईमानदार उपभोक्ता को चोर साबित करना, लोड के नाम पे लोगों को अनाप शनाप बिल देना और जब वह व्यक्ति अपना बिल सुधरवाने जाता है तो उससे हद दर्जे की बात करना, ये तमाम चीज़ें आज बिजली विभाग में है। इस बात को माननीय कमलनाथ जी ने महसूस करा और उनने इस बात की ज़रूरत समझी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से बिजली विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का खुलासा करना, उन दोषियों को जेल के पीछे भेजना, उन दोषियों पर कार्रवाई करना एक प्रथम उद्देश्य हम लोगों का। दूसरा, बिजली विभाग से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के जितने भी समूचे उपभोक्ता हों, फिर चाहे वो घरेलू हों, फिर चाहे वो व्यावसायिक हों, फिर चाहे वो एचटी मीटर वाले हों, फिर चाहे वो कृषक हों, फिर चाहे वो अस्थायी मीटर वाले हों,
ये तमाम जितने भी बिजली कंज्यूमर हैं उनकी जितनी समस्याएं निरंतर आती हैं उसका निवारण करना। हमारे कांग्रेस के साथ ही इस प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे बिजली वीर हैं समूचे बिजली दफ्तर में मध्य प्रदेश के वहाँ पर इन अधिकारियों पर नज़र रखते हैं। आम कंज्यूमर हमारी तक अपनी समस्या पहुँचाता है। पूरे ज़िलों में हमारे हेल्पलाइन नंबर बटे हुए हैं और जब हमारे मूलचंद जैसे भाई को प्रताड़ित किया जाता है तो ये साथी हम लोगों के पास आके अपनी व्यथा बताते हैं। आपने देखा किस तरीके से मूलचंद जी ने अपनी लड़ाई स्वतः से लड़ी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उन किसान भाइयों को, उन उपभोक्ता साथियों को कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी बिजली अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो मूलचंद जी का उदाहरण आपके सामने, आपको उस लड़ाई को लड़ना है। 13,000 रुपये में 3,000 रुपये विभाग में जाता है, 10,000 रुपये अधिकारी की जेब में जाता है तो निसंदेह बिजली विभाग घाटे में रहेगा ही। और वो जो घाटा पैदा किया जाता है उस घाटे का जो हर्जाना है, उस घाटे की जो मार है वो आम बिजली उपभोक्ता पे पड़ती है नियामक आयोग के माध्यम से। और हमेशा नियामक आयोग ने रेट बिजली के बढ़ाए हैं, घटाए कभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने पीछे आप देख रहे हैं। जेई पाटिल के द्वारा इन सब किसानों से भी अवैध वसूली की गई है। कई जन 2-2 साल से परेशान है, कईयों ने रिश्वत भी दे दी, उसके बाद भी काम नहीं किया। 3,000 की रसीद है, दादा को 13,000 रुपये उनसे वसूले गए। ये तमाम चीज़ें हैं। कल तो जो जेई पे कार्रवाई हुई है ये एक वानगी है। समूचा मध्य प्रदेश का बिजली विभाग भ्रष्ट है। ये जो उगाही की जाती है ये आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस रकम से चुनाव को लड़ने का काम करती है। अध्यक्ष माननीय दिनेश यादव जी से चाहूँगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। सम्मानित सभी पत्रकार साथीगण, आज लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और खुले रूप से जिस प्रकार से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है तो बार बार मेरा ध्यान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चेहरे पर जाता है कि जब भी वो भाषण देते हैं तो वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में सुशासन चल रहा हो। खास तौर पे तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण जनों के लिए सारी योजनाएं हैं बिल्कुल फ्री हैं और सारी चीज़ों की उनको कोई परेशानी ना हो। जब परंतु आप देखो कि जब दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं कि पीछे खड़े हमारे सारे किसान भाई आप बीती सुना रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कितनी तकलीफ़ों से इनको गुजारना करना पड़ा। तो फिर मुझे लगता है कि सौरभ भाई ने जिन वो चक्की फिल्में लोगों को दिखाई थी वो पूरा दृश्य सामने आ रहा है कि जे भी वो फिल्मांकन थी और ये तो बिल्कुल सामने दृश्य, सामने परिवेश है। अगर शिवराज सिंह जी तक हमारी बात पहुँचे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यदि आप मंच से जो बात बोलते और आपके अगर हृदय में अगर वही सत्यता है तो ऐसे किसानों के आप चेहरों को देखें और इनके आंसू पहुँचें और इनको तत्काल इन लोगों को लाभ दिलाएं कि तत्काल उनको बिजली का लाभ मिल सके और जो उनके विभाग में भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको उन पर कार्रवाई हो। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। कल बिजली विभाग के द्वारा गढ़ापुरवा कार्यालय में जेई लक्ष्मी नारायण पाटिल को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जिस पीड़ित मूलचंद कुशवाहा जी से रिश्वत की मांग की जा रही थी वह पीड़ित किसान को कई महीने जेई के द्वारा परेशान किया गया। रिश्वत की रकम अदा न करने पर उसको कनेक्शन न देने की बात जेई ने कई बार कही और फिर पीड़ित मूलचंद कुशवाहा ने कर्ज लेकर रिश्वत देने का प्रबंध किया। मूलचंद कुशवाहा जी ने पूर्व में घटित समूचा घटनाक्रम हम लोगों के समक्ष रखा। हमारे संगठन के द्वारा पीड़ित मूलचंद कुशवाहा जी को लोकायुक्त में शिकायत करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात ये कार्रवाई क्रियान्वित की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ लोकायुक्त एसपी श्री संजय साहू जी एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जेई लक्ष्मी नारायण पाटिल बेहद ही भ्रष्ट अधिकारी थे। उनकी शिकायतें कई बार हम लोगों तक पहुंची एवं कई ऐसे पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया जिनको जेई पाटिल के द्वारा रिश्वत की रकम वसूली गई। उनमें से कई साथी यहाँ भी मौजूद हैं। अब जब लोकायुक्त की कार्रवाई जेई पाटिल पर हो चुकी है, कई पीड़ित निकलकर सामने आ रहे हैं और आपके सामने अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने हेतु किया गया है। हमारे संगठन की नज़र बिजली विभाग के हर एक छोटे बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर है। यह तो सिर्फ वानगी है, आगे चल के और भी बड़े बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। जबलपुर का यातायात इन दिनों सरदर्द बना हुआ है। शहर के जिस इलाकों में आप जाइए ट्रैफिक जाम और धूल के गुब्बारे ही नजर आएंगे। शहर की यातायात पुलिस शहर के कोने कोने में हेलमेट चेकिंग करते नजर आएगी, लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम से जनता को निजात दिलाते नजर नहीं आएगी।
भैया देख रहे जाम की स्थिति लगी हुई है, ये भैया आप जो जाम देख रहे हैं, ये जो यहाँ से बड़ी बड़ी बसें निकल रही हैं जिनके कारण ये जाम हो रहा है, तो इन बसों का आवागमन कम यहाँ से किया जाए, जिससे आम जनता को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डंपर, बड़े हाईवे ये सब निकलने की ये कोई जगह थोड़ी बनी हुई है इन लोगों के निकलने की। यहाँ पे एक बैरियर लगा के इन सब बसों को, बड़े वाहनों को बंद किया जाए, जिससे आम पब्लिक परेशान ना हो। नो एंट्री है, नो एंट्री तो आजकल समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि किसी भी समय कोई भी हाईवे 100 रुपये 50 रुपये दे के अपना अंदर आ जाता है, अपना काम करके चला जाता है। उनको पुलिस वालों को फ़ायदा हो रहा है, इनको आने जाने में परेशानी नहीं हो रही, हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग जानते ही क्या परेशानी होती है। अब अर्जेंट में कहीं जाना होता तो इस जाम में फंस जाओ, तो आगे हम जिस समय पे हमको जाना है उस समय। कौन सा रूट है ये अपना गढ़ा रोड कहते हैं इसको अपन, जहाँ की स्थिति हमेशा जाम की बनी हुई है। दिनेश चौबे। जी भैया बताएं, जाम लगता है डंपर और बस के कारण, ये कम से कम भाई साहब 2 से 3 घंटे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं, बसें भी फंसी हुई हैं स्कूल वाली। 2 से 3 घंटे हो गए लगभग, बहुत ज़्यादा जाम, और यहाँ डेली ही जाम लगता है। किस कारण से यहाँ जाम लगता है? यहाँ ट्रैफिक इस वजह से लगता है, जैसे अब ये खुदाई हो रही सामने, नगर निगम का कार्य लगा हुआ है, और दूसरी चीज़ रोड चौड़ी नहीं है, डंपर वगैरह निकलते हैं यहाँ से, हाईवे निकलते हैं, बसें निकलती हैं, मेट्रो। आप जैसे क्या है, आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये कौन सा एरिया कहाँ है? ये त्रिपुरी चौक। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजा चक्रवर्ती, यहीं क्षेत्रीय निवासी। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया अल्टीमेट। किसान संघ के मंच से मुख्यमंत्री की घोषणा पर 1 माह में हो अमल। 1 महीने में किसान संघ की मांग नहीं मानी गई तो फिर से किया जाएगा आंदोलन। किसान संघ दिल्ली में भी करेगा आंदोलन। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी मांग है। आज 40 साल से हम इस मांग को दोहराते चले आ रहे हैं, पर वो लाभकारी मूल्य देने की जगह सरकार जो है समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। किसान बोने का समय है, पानी देने का समय है, फिर भी दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ा है किसानों के मन में सारे जेल भर में। कुछ बिंदु हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनके संबंध में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये है, लगाने पड़े कि ये बाद में करोगे, किसी की बाइट रखी तो उठाएंगे नहीं। चलो हमें लग आपका पहले नाम बता दो, पद बता दो, पर क्या है पूरा आपका? कैलाश सिंह ठाकुर, भारतीय किसान संघ प्रांत अध्यक्ष का दायित्व है। अभी भोपाल में अभी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ था, पिछले समय अब जो है दिल्ली में हम कूच कर रहे हैं 19 दिसंबर को। दिल्ली सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जिनके संबंध में ये कार्यक्रम रखा गया है। नंबर 1 तो ऐसा है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अभी तक क्या है, सरकार जो है समर्थन मूल्य के नाम पे कुछ देती है, पर उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है। उसे उसकी लागत और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य होना चाहिए। ये हम लगभग 40 साल से कहते चले आए हैं सरकारों से भी। दूसरा है कृषि के ऊपर जो है, कृषि यंत्रों के ऊपर GST जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि GST जब लगता है तो ट्रैक्टर भी लेता है तो लाखों रुपए जो है उसमें GST लग जाती है। उससे भी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वैसे ही खेती में आमदनी होती नहीं है और ऊपर से GST पे अलग मूल्य बढ़े हुए मिलते हैं। तीसरी हमारी मांग ऐसी है कि आयात निर्यात जो नीति गवर्नमेंट की है उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस समय किसान के यहाँ गल्ला पैदा होता है, मान लो बैसाख जेठ के समय में गेहूँ पैदा होता है, उसी समय जो है केंद्र सरकार विदेशों से जो है गेहूँ आयात कर लेती है। ऐसे ही जब भी देश से निकासी का कोई समय आता है, मूल्य वृद्धि होती है या दुनिया में मांग बढ़ती है, तो किसान जब निर्यात की स्थिति पर रहता है उस समय जो है भारत सरकार जो है उस पर ड्यूटी बढ़ा के या प्रतिबंध लगा के उस निर्यात को रोक लेती है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। आज गाय जो है हमारी मारी फिर रही है, लोगों के पास
गाय को संभालने के लिए केंद्र सरकार से हमारी ऐसी मांग है कि किसानों को जो है 900 रुपया प्रति गाय प्रति माह के हिसाब से जो है उसको भरण पोषण के लिए दिया जाए, ताकि ये जो है इधर उधर मारी ना फिरे। दर्शन हुआ था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। क्या आप संतुष्ट हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सभी मांगे मान ली हैं? हम उनकी मांगों से अभी संतुष्ट तो नहीं है, ये नहीं कह सकते। ना संतुष्ट हैं अभी हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो वो कार्यक्रम हुआ है, अभी तो उन्होंने कुछ घोषणा की, पर वो कार्यान्वित होती हैं नहीं होती। हमने देखा है अनेक बार के माननीय मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार घोषणाएं तो कर देती है, पर कार्यान्वित करने में पीछे रहती है। इसी के कारण तो हमें धरना और प्रदर्शन आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है असल में। कितना अल्टीमेटम दिया है, कब तक इंतजार करेंगे मध्य प्रदेश सरकार? इंतजार क्या, हम तो धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। 1 आध महीना फिर देखते हैं उनका मामला के क्या कार्यान्वित करते हैं, धरातल पे क्या बात उनकी उतरती है कि नहीं उतरती। मान्यता लेने में लेट लतीफ और नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए जरूरी मापदंडों को पूरा न कर पाने वाले मध्य प्रदेश के 122 नर्सिंग कॉलेज पर बड़ी बिरजी गिरी है। मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की बॉडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 122 नर्सिंग कॉलेज को आगामी पाठ्यक्रम के लिए मान्यता देने से इनकार कर दिया है। और 2021 है, उसकी जिन्होंने समय सीमा के अंदर एप्लीकेशन दी है उनको मान्यता दी जाए, दूसरों की मान्यता दूसरों को ना दी जाए जिन्होंने उस समय सीमा में सारे मापदंड पूरे नहीं किए हैं, जिससे कि 21-22 और 22-23 के बाद निश्चित समय पर एक कैलेंडर के आधार पर कि एडमिशन कब होगा, इनरोलमेंट कब होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, जिसके बारे में बहुत अव्यवस्था अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तो निश्चित रूप से अब वो धीरे धीरे उस सही लाइन पर जहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए और जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए उस तरफ सब मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जिन नर्सिंग कॉलेजेस का नाम CBI इंक्वायरी में था या जिनके केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, उनको मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए उनके स्ट्रिक्टली जो है उनकी मान्यता में उनको कंसीडर नहीं किया गया। इसके अलावा पूरा प्रेजेंटेशन और उस जगह की जो CD है उसका मुआयना किया गया, कॉलेज किस तरह का है, कितने कमरे का है, फैकल्टी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं और उन्होंने क्या वो मापदंड समय से पूरे किए। ये सारी चीज़ों पर आधारित होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि ये जो कॉलेज हैं ये मान्यता देने लायक हैं और ये नहीं है। 173 करीब कॉलेज थे, उसमें से 51 कॉलेज हैं जिनको मान्यता दी गई है और बाकी लोग अब वो तो बहुत पीछे का भी हो गया, वहाँ के तो अभी स्टूडेंट भी शायद ही हुआ है बचे हों वहाँ पे, और अगर मान्यता देते तो अब वो सिर्फ 2-3 साल का कोर्स और बचा है ऐसे करके, और बहुत सारे एडमिशन भी। शहडोल जिले के बोहारी थाना क्षेत्र शहडोल रिवर स्टेट हाईवे हनुमान घाटी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक व विपरीत दिशा से आ रही पिकअप के आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पिकअप चालक सहित खलासी की मौत हो गई। सपा प्रवक्ता और गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन बली ने बताया कि गैस पीड़ितों के साथ आज भी संघर्षरत रहता हूं। 3 दिसंबर को गैस पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इतवारी चौराहे पर हर वर्ष की तरह मैं तमाम गैस पीड़ितों के परिवार से निवेदन करता हूं कि श्रद्धांजलि सभा में जरूर आएं और अपनों को जरूर याद करें। हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, सरकार से हमको न्याय मिले, गैस पीड़ितों को सही इलाज और सही मुआवजा मिले। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर जो ड्रग्स ट्रायल में आरोपित में हैं, आज भी वर्षों से पद पर कायम है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं ऐसे डॉक्टर्स को तुरंत हटाए और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को एम्स हॉस्पिटल में मर्ज कर दे, जिससे पीड़ितों को बेहतर इलाज मिल सके। अच्छा ये पार वाला था तो मारा ना चाहिए, दरवाजा सब खुल रहा है। ये पता नहीं कैसे मर गया, समझ नहीं आया। दो ही आदमी को समझ में आ रहा है, लेकिन अभी
इसमें अब हमको कुछ तो जानकारी नहीं था कि 3 थे कि 2 थे। अच्छा, आप यहाँ ही के हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, दूसरी गाड़ी का। कितने बजे घटना है, कुछ जानकारी है आपको? ये घटना लगभग 2 बज रहे थे, 2 रात में। तो आप तभी से रुके हुए हैं क्या? नहीं, जब वो एम्बुलेंस आ गई रही है और एम्बुलेंस आ गई तब निकलवाया हूँ। कहाँ की गाड़ियाँ हैं, कुछ जानकारी है? एक तो अपनी ये शहडोल की है। किन की है? ये अपने गुड्डू भैया की गाड़ी है। अच्छा। शहडोल। और ये यहीं कहीं की पास की कहीं है। अच्छा, जानकारी में नहीं है ना? जानकारी में हमको इतना नहीं है। ये शहडोल रीवा रोड है? रिवर रोड है। लोड है ना ये ट्रक? हाँ, ये लोड है, लेकिन इसमें देखिए ना दीदी, क्या इसमें किसके अंदर मदिरा उदिरा भी पड़ा है। अच्छा, मतलब शराब में थे ये लोग ना? देखिए वो रखा हुआ है, वो सब इधर से देखेंगे। घटना है भोर की। पिकअप से व्यवहारी पिकअप इधर जा रहे थे, शहडोल तरफ से ट्रक इधर जा रहे थे। अच्छा। घटिया के नीचे की है, दोनों खत्म हो गए पिकअप वाले, और उनकी बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं गया था देखने जी, और देख के आया हूँ, फोटो भी मेरे पास है। अच्छा, नशे में थे क्या ये लोग पिकअप वाले के? ये तो नहीं कह सकते, है तो डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन भोर में था, हो सकता है 2 में से किसी को झपकी लग गया हो ट्रक या पिकअप वालों को। जी। और दुर्घटना तो हो ही गया, अब गलती किसकी है तो फिर ये तो जांच उपरांत पता चलेगा। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मैं राकेश पटेल हूँ। मैं बिहारी से। जी। आप किस विभाग से हैं? मैं वकालत करता हूँ। अच्छा जी। पर्यावरण को बचाने और जरूरतमंदों को शरण उपलब्ध कराने में 2 वर्ष से लगातार सेंट्रल फैसिलिटी सर्विसेज ग्रुप कार्य कर रहा है। ग्रुप के संस्थापक निट्टू सिंह ने बताया कि अब तक पर्यावरण को बचाने के लिए वाल्मी ने सहयोग से 52,000 रुपए से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। अरे यार, फिर वो गलत हो गया, रुक जा, इसको मत कर देती वाल्मी। एंकर 6 रिपीट। पर्यावरण को बचाने और जरूरतमंदों को शरण उपलब्ध कराने में 2 वर्ष से लगातार सेंट्रल फैसिलिटी सर्विसेज ग्रुप कार्य कर रहा है। ग्रुप के संस्थापक निट्टू सिंह ने बताया कि अब तक पर्यावरण को बचाने के लिए वाल्मी के सहयोग से 52,000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। अब तक की खास खबरों में इतना ही। आगे की खास खबरों के हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम निट्टू सिंह है और मैं जनरल मैनेजर हूँ सेटर्न फैसिलिटी सर्विसेज। बेसिकली ग्रुप है सेटर्न ग्रुप, जिसमें हम कई तरह के काम करते हैं। पहला जो हमारा काम है वो लोगों को रोजगार से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराना है। पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग के साथ हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्चेस फंडा के साथ में है, और बाकी हमारे जो छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम लोग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और अदर जो शोध के कार्य होते हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में NHI के साथ काम कर रहे हैं। जितने भी टोल प्लाजाज हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि पहले हमको अभी 2 टोल प्लाजा मिले हैं। पहला हमारा सोनकच्छ है, वहाँ पे हम लोग लगभग काम खत्म करने वाले हैं प्लांटेशन का। इसके साथ ही ये ग्रुप बहुत सारे काम करता है। अभी मार्च 2022 में हम लोग जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे रोजगार करना चाहती थी और उनके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों ने एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जिसका नाम है सेटर्न सर्विसेज साख सहकारी समिति। ये भोपाल संभाग में रजिस्टर्ड है और वर्तमान में हम करीब 1,000 परिवारों के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें महिलाएं और जो रोज़ाना ठेला चलाने वाले लोग होते हैं उनके लिए हम लोग उनकी सेविंग, उनकी क्रेडिट्स, उनके लोन्स, उनके FD, RD, ये सब सेवाएं उनको दे रहे हैं और भली भांति हम लोग कर पा रहे हैं। कई बार तो बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाएं आती है कि सर आपकी वजह से हम ये कर पाए, छोटे छोटे रोजगार वो लोग कर पाती हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। अब तक की खास खबरों में इतना ही। आगे की ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।